अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि सरकार जो है उसको और पैसे बोरो करने पड़ेंगे पैंडेमिक के कारण। तो पैंडेमिक के चलते सरकार जो है वो मजबूर हो सकती है पैसों को बोरो करने के लिए, राइट, पैसे को उधार लेने के लिए। तो देखिए, अभी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल, इनकम का शॉर्टफॉल आ गया है। कोरोना वायरस के कारण सरकार के पास पैसे नहीं है, ये बात हम लोग काफी समय से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगेन ये बार बार नजर आ रही है न्यूज में, राइट। तो कहा जा रहा है कि आखिरी अगर बात करें हम लोग अंतिम उपाय के तौर पर, तो अंतिम उपाय ये रहेगा सरकार की, सरकार मोनिटाइज करेगी। तो मोनिटाइजिंग पर जो है वो फोकस करेगी। मोनिटाइजिंग का मतलब क्या होता है? सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी कि पैसे छाप लो। तो ये चीज होती है मोनेटाइजिंग का मतलब, सिंपल तरीके से। इसको और जो है वो थियोरेटिकली बेस्ड तरीके से मैं आपको अभी आगे चल के समझाऊंगा। तो जो बोरोइंग प्लान है गाइस, तो इसको रिव्यू किया जाएगा सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा। जो ये उधार लेने वाले जो प्लान्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो पूरी चीज रिव्यू की जाएगी पहले तो। और ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स पर हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और इस सितंबर के लास्ट में जो है वो ये चीज होगी। और बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है, टारगेट मेनली ये किया जा रहा है कि जो मोनेटाइज, जो अभी जो कर्जा जो एट प्रेजेंट सरकार के पास है, तो उसको खत्म करने के लिए मोनेटाइज किया जाएगा। बट पहले भी ये इस प्रकार का डिस्कशन हुआ था, बट फाइनल जो है वो डिसीजन अभी तक नहीं निकला है, यानी कि फाइनली डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। बट अभी जो है वो चर्चा की जा रही है। बट आखिरी में यही रखा है कि अगर कुछ नहीं बचता है तो आखिरी में यही होगा कि पैसे जो है वो प्रिंट कराए जाएंगे। हालांकि पहले सरकार ने जो ये मॉनिटाइज किया हुआ है डेफिसिट को फंड करने के लिए, यानी कि जो इनका जो कर्जा है उसको दूर करने के लिए आरबीआई से पैसे छपवाए हैं इन्होंने पहले पास्ट में। बट ये प्रैक्टिस को 1997 के बाद बंद कर दिया था, राइट। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कि इस प्रकार से अपने कर्जे को माफ करने के लिए या खत्म करने के लिए सरकार जो है वो इस प्रकार से आरबीआई को नहीं कह सकती प्रिंट करवाने का कि नोट जो है वो छाप दो, ऐसा नहीं कहेगी आरबीआई सरकार आरबीआई को, राइट। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट हुआ था पहले। और ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है 2003 के फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, राइट। तो इसके अलावा और एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो सरकार जो है वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही है कि डेफिसिट मॉनिटाइजेशन, यानी कि नोट छाप कर अपनी जो डेट वगैरह जो है इनके उसको रिड्यूस करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बट हाँ, इसको एक आखिरी जो है वो उपाय के तौर पर, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जो है वो इसको कंसिडर कर रही है कि अगर कुछ नहीं बचता है तो यही शायद किया जाएगा। अब सवाल ये उठना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं चाहती है पैसे को छपवाकर अपने लोन्स को खत्म करना, अपने डेट को रिड्यूस करना। वो इसलिए गाइस क्योंकि जब भी इस प्रकार की हरकतें होती है, पैसे को छपवाया जाता है, यानी कि फ्रेश मनी जो है जब प्रिंट करवाई जाती है इस प्रकार के डेट को रिड्यूस करने के लिए, तब उस समय इकोनॉमी में जो ये एक्स्ट्रा पैसा आता है उसके कारण से इन्फ्लेशन, कंट्री में महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। आपने इन्फ्लेशन के वेरियस चीजों के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर यही लिखकर बताइए कि इन्फ्लेशन बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। मुझे 3 पॉइंट्स बताइए कि 3 पॉइंट्स जिसके कारण से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, राइट। अगर नहीं पता है पढ़िए, जनरल स्टडीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक कंट्री के अंदर इसके कारण महंगाई बढ़ती है, ये चीज अपन ने देखी। दूसरी चीज अपन क्या देख रहे हैं, सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड। एक कंट्री की सॉवरेन रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड होगी। अब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट, क्योंकि ये वाली चीज तो आपको बुक्स वगैरह में ऑलरेडी मिल जाएगी, आप पढ़ी लोगे जिनने नहीं पढ़ा, और ये तो काफी बेसिक चीज है, तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ना चाहिए। ये वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड। इसका मतलब ये है कंट्री के ऊपर इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, उस कंट्री की रेटिंग जो होती है वो डाउनग्रेड, डिग्रेड हो जाती है। अब ये इसलिए होती है क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी कंट्री के अंदर, तो गौर फरमाइएगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब उस समय डॉलर्स जो है, डॉलर्स वो स्ट्रांग होता है, रुपी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, डीवैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिलता है, रुपीस जो है वो कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब किसी कंट्री के अंदर ज्यादा एकदम से पैसा आ जाता है, यानी कि जब वो प्रिंट कराती है इस प्रकार की चीजों से, ऐसी हरकतें जब होती है किसी कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाती है। डॉलर जो है वो डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। अब जब डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू होती है तब उस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्यों पसंद करेंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनको तो रिटर्न चाहिए डॉलर्स के पर्सपेक्टिव में, और वहां पे तो उनको रिटर्न, किसी भी कंट्री में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे एमएनसी खोली, तो इस कंट्री के अंदर उसका जो फायदा होगा वो रुपीस की उसमें होगा, राइट, रुपीस के रिटर्न में होगा। बट रुपीस की वैल्यू जो है वो कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर वो क्यों यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वजह होती है सॉवरेन रेटिंग्स के डाउनग्रेड होने की। तो इसके पीछे कारण ये था जिसको आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई क्या कर सकती है, ये नहीं करेगी तो दूसरा ऑप्शन क्या है आरबीआई के पास, कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू पैसा ला सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें आरबीआई ये कर सकती है कि
जो बॉन्ड्स वगैरह है वो इशू कर दे, जो लोग बाग वगैरह जो है वो सरकार के बॉन्ड्स परचेज कर लें, राइट, और उसके तहत जो है वो लोग उनको पैसे दे दें आरबीआई को या सरकार को। तो ये बेसिकली बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, लोगों ने बॉन्ड्स परचेज किए और वो जो लोगों का पैसा यानी कि मार्केट का पैसा ही सरकार के पास आ जाता है, जिससे कि सरकार जो होती है वो अपने फंड्स वगैरह जो है वो रिड्यूस कर ले। बट अब इसको रिलेट करो आज की सिचुएशन के साथ। आज की सिचुएशन में मार्केट के पास पैसा ही नहीं है, अब क्या किया जाए? तो अभी भी कोशिश की जा रही है कि हम लोग कुछ इस प्रकार की चीजें ऐसी कर रहे हैं, जैसे कि सरकार के कुछ एसेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कुछ पीएसबी यानी कि ये पीएसयू जो हम लोग को देखने को मिलती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये सब चीजें जो है वो बेची जाए, इसको मोनेटाइज किया जाए। तो इसके थ्रू जो है वो हो सकता है, ना कि हम लोग नई करेंसी जो है वो प्रिंट कराएं, क्योंकि नई करेंसी प्रिंट कराने के बहुत नुकसान है और इसको ऑलरेडी पहले बंद कर दिया गया है यही सब नुकसानों को देखते हुए। और अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू अगर सरकार के पास पैसा आता है तो उसमें फायदा तो ये भी होगा कि सरकार को जो है वो इंटरेस्ट रेट भी कम चुकाना होगा, और यही चीज सरकार की मदद करेगी पैसों को मार्केट से रेज करने के लिए, राइट। और डेफिसिट फाइनेंसिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रेदर देन मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, राइट। क्योंकि द प्रॉब्लम बीइंग इज कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लोग पैसे वगैरह छपवाएंगे तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बहुत दुनिया जहां की चीजें हमने अभी देखी तो ये सब होंगी और हम लोग की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह हम लोग अगर मार्केट से पैसा उठाएं तो फायदा हो सकता है, बट अभी मार्केट से भी पैसा उठाने की कंडीशन में नहीं है, तो उसके अलावा दूसरी चीजें भी जो है वो सरकार को सोचनी पड़ेगी। हालांकि एग्जैक्टली ऐसी कंडीशन भी नहीं है, बट है, लोग हैं उनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि सभी जो है वो कंगाल हो गए। काफी सारे लोग हैं जिनके पास रखा हुआ है, तो वो सरकार की वेरियस चीजों को, एंटिटीज को जो है वो परचेज कर सकते हैं। इतना तो पैसा, अपना देश इतना तो अमीर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हालत खराब हो गई, सबकी जेब खाली हो गई। अब जो लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पास तो है लगभग पैसा, तो वो तो बेनिफिट उठा सकते हैं इन सब चीजों का कि अगर सरकार कुछ बेच रही है तो उसमें उस चीज को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट। और मॉनिटाइजिंग ऑफ डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो अगर गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को, अपने कर्जे को बेसिकली खत्म करने के लिए आरबीआई को बोलती है पैसा छापो, तो उसी चीज को जो है वो कहा जाता है डेफिसिट मॉनिटाइजिंग। बट हाँ, अब यहां पर ये चीज भी याद रखना, इसमें सरकार जो होती है वो आरबीआई को बॉन्ड देती है, यानी कि एक ना एक टाइम के बाद आरबीआई को वो पैसा जो है वो वापस लेना पड़ता है सरकार से, और सरकार की ये जवाबदारी होती है कि वो आरबीआई को वो पैसा वापस दे, राइट, क्योंकि ये आरबीआई को जो है वो बॉन्ड दे देती है उस पैसे के बदले में। तो ये चीज जो है वो सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, और ये सरकार के ऊपर एक प्रकार का कर्जा ही होता है, राइट। डेफिसिट मॉनिटाइजिंग यानी कि कर्जे को खत्म करने के लिए एक और कर्जा ले लिया, तो ये वाली चीज हो रहा है। ऐसी जब चीजें होती है, कर्जे को खत्म करने के लिए एक और कर्जा लेना, तो वो जो होती है वो बहुत ही बेकार सिचुएशन होती है, बेकार कंडीशन, और वो आदमी को डुबा देती है, राइट। तो इन जनरल सेंस में भी अगर आप देखिएगा, जो भी लोग हैं वो कर्जे को, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, तो वो जो है वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है, और इसके कारण जो है वो नुकसान ही नुकसान होता है, राइट। अब आगे की बात करें, मोनिटाइज का मतलब ही एग्जैक्टली होता है कि करेंसी, नोट्स या फिर कैश, जिसको अपन मोनिटाइज बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको समझाया कि सरकार क्या करती है, अपने कर्जे को खत्म करने के लिए, जब उसकी जो डेफिसिट होती है, यानी कि जब उसका खर्चा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उसकी इनकम, तो जो वो अपने खर्चों को, यानी कि अपने इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए, अपने कर्जों को खत्म करने के लिए वो मार्केट बोरिंग करती है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, आरबीआई के थ्रू जो है वो आरबीआई को कहती है कि वो जो है वो मतलब इस प्रकार के ओपन मार्केट ऑपरेशंस करें, मार्केट से पैसे उठाएं, हम लोग मार्केट को जो है वो बॉन्ड्स वगैरह दे देंगे, राइट। ऐसी चीज हो सकती है, बट इसमें ये भी इंक्लूड है कि वो आरबीआई को कह सकती है कि वो जो है वो पैसा छापें। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर पैसा छापना इन्वॉल्व है, बट मॉनिटाइजिंग जो होता है वो पैसा छापना होता है। इसके अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो उससे आप रिलेट नहीं कर सकते, दोनों ही टर्म जो है वो अपने आप में अलग है। मॉनिटाइजिंग का मतलब होता है पैसा छापना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि सरकार का जो कर्जा है या फिर सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उसको रिकवर करना, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी हो सकती है, या फिर आरबीआई को कहकर भी कि भाई जो है पैसे छापो, राइट, इस प्रकार से। वायरलेस फाइबर, इस टॉपिक पर बात करते हैं, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि अपन ये वीडियो देखते देखते बात करें, जिससे कि आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है। जनरली हमारे घर में जो ब्रॉडबैंड आता है वो किसके थ्रू आता है? तार वगैरह लगाए जाते हैं हमारे घर में, आपको पता होगा तार वगैरह लगते हैं, जो तार वगैरह नहीं होते घर में आते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा तो आपको पता होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे ऑपरेट करता है। वो तार आता है घर में, फिर हमारे तार मॉडेम में लगता है, फिर हमारा मॉडेम चालू होता है, फिर वाईफाई चालू होता है, फिर उससे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, या ऑफिस में भी ऐसे ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। बट कहा जा रहा है कि अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये भी वायरलेस होंगे। ये कैसे ऑपरेट करेंगे? देखो, अब ये दो टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
तो इनके बीच में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये काफी फास्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं और हमेशा ऑन रहते हैं बिना किसी तार को लाए, और काफी कम पैसों में और काफी जल्दी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में, ये ऊपर आपको जो है वो सैटेलाइट दिखाई दे रही है। सैटेलाइट के थ्रू जो है ये टावर के पास आ रहा है पूरा सिग्नल, और इसके थ्रू जो है वो ऑफिसेज में, ये ऑफिस है, कमर्शियल है और ये रेसिडेंशियल है, यहाँ पर इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये काफी वायरलेस होता है, वो काफी फास्ट भी होता है एज कम्पेयर टू एडीएसएल, यानी कि वायर्ड वाला जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो आप अब मोटे मोटे तौर पर आपको पिक्चर तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या होता है कि जो जो जनरली जो कन्वेंशनल जो कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है घर में, जो तार लगाया जाता है ब्रॉडबैंड का, उसको हटाया जा रहा है। और आज की डेट पे इसी चीज की आवश्यकता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीच जो है वो हो सके, इस डिजिटलाइजेशन की, जो हमारा डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जा सके। और वायरलेस फाइबर के अंदर काफी सारे कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड वायरलेस के, हाई स्पीड माइक्रोवेव होता है, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके चलते ब्रॉडबैंड को डायरेक्टली घर में और बिजनेस में डिलीवर किया जा सके, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर और बिजनेस में आ सके बिना इस प्रकार के तार को घर तक पहुंचाए, राइट। इसमें छोटी सैटेलाइट होती है जिसको इंस्टॉल किया जाता है छतों पर, और केबल जो होती है वो छत से कनेक्ट होकर हमारे राउटर पे आ जाती है, जो मॉडेम वगैरह होता है ना, मॉडेम, वहां पर आ जाती है, और उसके थ्रू जो है वो इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाता है। इसको ऐसा समझो, घर में जो आज की डेट में जो डिश टीवी नहीं आती है, एयरटेल टीवी हो गई, डिश टीवी हो गई, टाटा स्काई वगैरह हो गया, तो ये कैसे काम करता है घर के ऊपर? तो कोई ऐसी केबल टीवी वाला, जो पहले के समय पे वो केबल टीवी तार लगता था, आज भी लगता है हालांकि, बट पहले हुआ करता था जब डिश टीवी नहीं आया करती, तो अब तो वो जो डिस्क वाले भैया जो हुआ करते थे, केबल वाले भैया, वो घर में आके लगाते थे तार, है ना, केबल लगा के जाते थे। बट अब क्या होता है, अब हम लोग को देखने को मिलता है कि वो एयरटेल कंपनी की तरफ से या टाटा स्काई की तरफ से वो लोग आते हैं, वो छतरी लगा देते हैं छत पे, वो डिश लगा देते हैं, राइट। तो वही चीज है, इसी प्रकार की सेम चीज, एक छोटी सी सैटेलाइट जो है वो इंस्टॉल की जाएगी पोल पे या फिर छत पे, और उसी के थ्रू जो है वो केबल कनेक्ट करके लाई जाएगी। और ये जो होगी, यानी कि ये जो सैटेलाइट जो होगी ऊपर, जो घर की छत के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगी, सैटेलाइट नहीं है, एग्जैक्टली रिसीवर होगा, राइट। तो ये रिसीवर जो है वो रिसीव कहां से करेगा? नियरेस्ट टावर से। नियरेस्ट टावर से ये जो है वो चीजें रिसीव करेगा। जैसे मोबाइल टावर होता है ना, मोबाइल टावर की मदद से घर के आसपास जो मोबाइल टावर लगे रहते हैं या वेरियस लोकेशंस पे मोबाइल टावर लगे रहते हैं, तो उसके उसके थ्रू जो है वो मतलब मोबाइल बचता है, हमारा मोबाइल फोन आता है, क्योंकि आसपास मोबाइल टावर होता है, राइट। उसी के थ्रू, उसी के कनेक्टिविटी में अगर हम लोग होंगे, उसी के रेंज में होंगे, तभी हो पाएगा। अगर यहाँ पर मोबाइल टावर है और उसका रेंज जो है वो सिर्फ हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ तक है, राइट, और ये बाहर है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। बट अगर अंदर होगा रेंज में तो नेटवर्क आएगा, बाहर होगा तो नहीं आएगा। तो वैसे ये चीज कही जा रही है कि इसका फायदा ये भी होगा अगर हम लोग टावर्स इस प्रकार के ऐसे इंस्टॉल कर दें, इस वायरलेस ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने के, तो इस समय बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर पाएंगे। बट क्या होता है, जब तार लगाए जाते हैं, ब्रॉडबैंड की जो केबलें जब बिछाई जाती है, तो वो लिमिटेड होती है, यानी कि आप उसको हर जगह जो है वो नहीं लगा सकते, और उसके डैमेजेस होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। बट यहाँ पर अगर एक टावर लगा दिया, तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि अगर ये टावर को डैमेज होगा तभी कुछ इशू आएगा, बाकी आसपास के एरिया में कुछ भी डैमेज होता है तो कोई इशू नहीं आना ना। बट अगर एक तार की अगर हम लोग बात करें, तार लगाई, अब तार बीच से डैमेज हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे दिक्कत आ जाएगी, आगे का कनेक्शन भी डाउन हो जाएगा और फिर जल्दी से उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर ये टावर आने से काफी फायदा होगा, और ये टावर सैटेलाइट वगैरह से कनेक्टेड रहेगा, तो ये वाली चीज है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है वो काम करेगा, ये वाली टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपको थ्योरी में पूरी चीज बता देता हूं। तो जो भी जो माइल्स तक, यानी कि लंबी लंबी किलोमीटर्स तक जो ये अंडरग्राउंड तारें जो बिछती हैं, या फिर वो पोल्स के ऊपर हम लोग देखते हैं ना कि ये खंबे वगैरह लगे रहते हैं, इसके ऊपर जो तारें आती हैं, तो ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे जो फाइबर या कॉपर या केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होने वाली, ये बाईपास कर जाएगा ये पूरी चीजों को, क्योंकि ये वायरलेस है। और कैसे होगा वो मैंने आपको बता ही दिया। ज्यादातर जो रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड हम लोग को देखने को मिलता है आज की डेट में केबल्स के ऊपर ही, मेरे घर पे भी वो जियो का फाइबर ही लगा हुआ है, केबल वाला, वो बिछ के आया हुआ है। अंडरग्राउंड होते हैं या फिर टेलीफोन पोल्स के ऊपर जो है वो टंगे होते हैं ये लोग, ये तार वगैरह, राइट। और ये जो तार को बिछाना भी काफी महंगा पड़ता है, हालांकि मोबाइल टावर्स को भी लगाना महंगा पड़ता है, बट फायदा इसमें यह है कि एक टावर लगाने से काफी कनेक्शंस जो है वो मिल जाते हैं। बट वहां पर ये प्रॉब्लम आती है ब्रॉडबैंड में, यानी कि वो जो अंडरग्राउंड केबल्स जो बिछती है, वहां पर लिमिटेड पोर्ट्स ही होते हैं, आप लिमिटेड पोर्ट्स ही या लिमिटेड कनेक्शंस ही दे पाते हो। बट यहां पर आप जितना चाहो अपने हिसाब से जो है वो अगर एक टावर लगा दिया तो उसकी रेंज में जो है वो कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्सीडेंट के, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं वायर वाले में, कि अगर कुछ कट वट गया तो, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। इसके अलावा हालांकि मोबाइल डेटा वाली जो स्पीड होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती, अच्छी नहीं होती, बट बेसिक चीजें वेब ब्राउजिंग और वीडियो के लिए अच्छी खासी ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिलती है। और वायरलेस फाइबर के एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो ये फिक्स्ड लोकेशन
पर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारे जो घर हैं, काफी सारे जो बिजनेसेस हैं, उनको प्रोवाइड कराता है पूरी अपनी फैसिलिटीज वायरलेस। जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एक मोबाइल टावर अगर यहाँ पर है तो ये उसका जो पूरा रेंज है वो इतना है, तो इस पूरे रेंज के अंदर पूरी फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करा सकेगा जो जो आती है। बट अगर हम लोग बात करें प्लग वगैरह की, प्लग यानी कि केबल्स वगैरह की, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि एक लिमिटेड ही रेंज होती है इसकी, क्योंकि जिस एरिया पर उनका वो जो डीपी बॉक्स इन लोग बोलते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डीपी बॉक्स बोलते हैं, जो जिस एरिया पर उनकी डीपी होगी उसी जगह पर ही, और वो भी काफी लिमिटेड जगह तक, क्योंकि उनकी केबल की लेंथ भी जो होती है वो भी काफी लिमिटेड होती है, और काफी सारी लोकेशन पर अभी तक इनकी डीपी वगैरह इंस्टॉल्ड है ही नहीं, तो इसलिए उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है, नुकसान होती है, राइट। और ये बताया जाता है कि काफी सस्ते रेट में इंटरनेट को प्रोवाइड कराने का एक अच्छा तरीका है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी अगर रोड बन रही है, खुदाई वगैरह चल रही है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा वायरलेस फाइबर को, राइट। और एक साथ काफी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है ये वाली सर्विसेज, और इसमें लिमिटेशन नहीं है कि कितने कनेक्शन जो है या कितने पोर्ट्स, जो मैं भी आपको बता रहा था, तो इसमें वो वाला जो है वो लिमिटेशन नहीं है, आप मैक्सिमम लोगों तक रीच जो है वो उसकी प्रोवाइड करा सकते हो, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। एक एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है, ई गोपाला या ई गोपाल, तो ये एप्लीकेशन है। देखिए अपन ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, और ये आपको मिलेगा 12 सितंबर के लेक्चर में 42 मिनट 24 सेकंड पर, यहाँ पे क्लिक कर लेना जिनके पास ये पीडीएफ आती है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी इसमें काफी कुछ चीजें डिस्कस करी थी कि किस प्रकार से जो है वो अलग अलग सेंटर जो है वो ऐसे क्रिएट किए जाएंगे जहां पर गायों की देखभाल की जाएगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि अच्छी ब्रीड, अच्छी क्वालिटी की गाय वगैरह जो है, ऑक्स वगैरह, बुल वगैरह जो है वो यहाँ से निकाले जाएंगे, यानी कि साइंटिस्ट जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करा के एक अच्छी वैरायटी जो है स्पीसीज की वो लेकर आएंगे। तो ये सब पूरी चीज हमने बात करी थी। तो ये ई गोपाला ऐप है वो कुछ हद तक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत काफी जो रिसर्च हो रही है गाय के ऊपर, ब्रीडिंग वगैरह के ऊपर, तो वो यहाँ पर उपयोग में ली जाएगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशली याद रखना फार्मर्स के लिए का ये प्लेटफॉर्म है। ये ऐप का उपयोग कौन करेंगे? फार्मर्स करेंगे। इस ऐप में फार्मर्स को जो है वो उनके लाइव स्टॉक को, यानी कि उनके जो पशु हैं उनको मैनेज करने के लिए काफी कुछ चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं डिजीज फ्री जर्म प्लाज्म, और साथ ही साथ हर तरीके के, जैसे कि सीमन हो गया, एम्ब्रियोज हो गया, जैसे कि आपको पता होगा हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी कि अच्छी वैरायटी के जो सीमन वगैरह जो होते हैं वो आर्टिफिशियली गाय में जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि जो कैटल जो हम लोग को देखने को मिले, यानी कि उनका जो बच्चा है, बछड़ा जो है वो काफी अच्छी वैरायटी का हो, राइट। तो ऐसी चीजें, तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर मिलेंगी, खरीद सकते हैं फार्मर्स यहाँ पर ये सब चीजें। क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विस जो है वो अवेलेबल की जाएगी उनको, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होगा, वैक्सीनेशन भी होगा, फार्मर्स को गाइड भी किया जाएगा कि क्या क्या एनिमल को खिलाना है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, एनिमल्स को कैसे डिजीज से जो है वो प्रिवेंट करना है कि उसको डिजीज ना लगे, और डिजीज का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होगी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि आप देखो इसके लोगो पे भी देख सकते हो एक दवाई का डब्बा यहाँ पर बना हुआ है, शीशी बनी हुई दवाई की, राइट। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होगी या फिर वेटनरी मेडिसिन भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगी। और ये एक अलर्ट वगैरह भी सेंड करेगा, इसमें ऐसा मैकेनिज्म भी है कि समय समय पर पॉपअप करेगा, अलर्ट भेजेगा फार्मर को कि कब कब उनको अपनी जो पशु है उनका वैक्सीनेशन करवाना है, टीका लगवाना है, उनको प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करना है, और भी काफी ऐसी कुछ चीजें। और फार्मर को इन्फॉर्मेशन देगा सरकार की वेरियस स्कीम्स के बारे में भी। यहाँ पर एक और चीज भी है, जो भी किसान है जिनके पास अपनी गाय वगैरह है, इस प्रकार की फार्मर्स वगैरह है, इनके पास अपनी ऐसी गाय है, अच्छी ब्रीड है, तो उसको वो यहाँ पर बेच सकते हैं और इवन खरीद भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये फार्मर्स को फ्रीडम देगा मिडिल मैन से, क्योंकि क्या होता है कि फार्मर्स जो ये खरीदी बिक्री जो करते हैं तो इनका जो बीच में जो बिचौलिया जो होता है, तो जो मिडिल मैन होता है, तो वो कुछ कमीशन वगैरह ले लेता है, तो इससे यहाँ पर कमीशन वाला सिनेरियो तो होगा नहीं, कमीशन उनका बच जाएगा, तो अल्टीमेट प्रॉफिट किसानों का होगा। और दूसरी बात हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि बेहतर और अच्छी और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक मिलेगी, राइट। और वो भी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो है ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे जो कि अपडेट होगी इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? ई गोपाला, ठीक है, याद रखना। अब देखिए यहां पर बात हो रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? एक छोटा सा आइडिया लो, एक फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया को अगर काटा जाएगा, राइट, और काट कर वहां पर अगर कोई भी एक्टिविटी की जाएगी तो वहां पर मेजर किया जाता है इस तरीके से कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइट, तो उसका जो वैल्यू है, जो डिस्ट्रक्शन की वैल्यू है, वो निकल के आनी चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में। और इसको कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर टूल होता है, उस टूल को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
वो जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है उसका एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए, और वो यही चीज होती है। अब इसको अपन थ्योरी में देखेंगे, बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, बताया जा रहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, कि वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि उनको एनपीवी पे करने से एग्जेम्प्ट कर दो, यानी कि वो एनपीवी पे करना नहीं चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको एक्सपेंड कर दो, ये अवॉइड चाह रहे हैं, यानी कि ये जो खर्चा इनके ऊपर पड़ रहा है ये एक अवॉइडेबल खर्चा है। और इनका कहना यह है कि ये जो माइंस करते हैं वो एक कुछ चंद एरिया पर ही करते हैं, यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा एरिया जो है वो माइनिंग में कन्वर्ट नहीं किया है। कुछ जैसे कि इन्होंने ये एरिया लिया है, मतलब यानी कि एक एरिया है इनका पूरा जहां पर माइनिंग के लिए अलॉट है, बट इस एरिया पर ये छोटे से एरिया पर ही माइनिंग कर रहे हैं, मात्र 1% एरिया पर माइनिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इस चीज के लिए इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनको काफी ज्यादा पैसा जो है वो एनपीवी के तौर पर देना पड़ रहा है। हालांकि पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा है 2% या 5%, बट फिर भी कहा जा रहा है कि ये इनके ऊपर जो है वो काफी जो है वो एक्सपेंडिचर इनका कर रहा है। और जो भी जो एक्स पार्टीज हम लोग को देखने को मिलती है जो इन्वॉल्व होती हैं, एक्स पार्टीज मतलब और भी लोग और भी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व होते हैं माइनिंग एक्टिविटीज में, तो वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह डिले हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो अमाउंट है वो ज्यादा लग जाता है, 2 से 5% के बीच का जो अमाउंट है ये ज्यादा लग जाता है। तो इसके कारण से जो है वो लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो इस चीज को एग्जेम्प्ट किया जाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट की किसने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का कहना यह है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कहना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस को जारी करने के लिए कहा था और मैंडेटरी रखा था कि ये गाइडलाइंस जो है वो लागू होनी चाहिए, तो इसलिए जो है वो ये नहीं की जा सकती और ये इनएप्रोप्रिएट है, इस प्रकार की चीजें। ये पता है आजकल पता नहीं क्यों मैं देख रहा हूं और अपन डिस्कस भी कर रहे हैं लगातार काफी समय से कि इस प्रकार की चीजें हो रही है। जैसे कि अपन ने अभी एनवायरमेंट ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ड्राफ्ट के बारे में भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही हुआ है डिस्कस किए हुए, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को। आज भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कॉम्प्रोमाइजेशन ही तो हुआ एक प्रकार से एनवायरमेंट के साथ, ये कि वो कॉम्प्रोमाइजेशन चाह रहे हैं, वो एग्जेम्पशन चाह रहे हैं इस चीज के लिए, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली हम लोग बात करें एनपीवी क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर ही दिया, बट थ्योरी फॉर्म में देख लो। तो एक मॉनिटरी अप्रोक्सीमेशन होता है, ये एक वैल्यू होती है जो कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को रेज करने से जो पैसा निकलता उसको बेसिकली कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कि एनपीवी के थ्रू। तो यानी कि एक एरिया है, इस एरिया पर फॉरेस्ट था, इसकी जगह कुछ और एक्टिविटी हो रही है, तो फॉरेस्ट से क्या फायदा मिलता उसको कैलकुलेट किया जाता है इस टर्म्स में, यानी कि मॉनिटरी टर्म्स में, कि वो अगर वहां पे फॉरेस्ट होता तो उससे क्या क्या फायदे मिलते, तो उसको मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट करते हुए इस प्रकार की वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है। और ये सर्विस और इकोलॉजिकल वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, जो कि फॉर्मूला डिपेंड करता है कि किस जगह पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नेचर क्या है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, राइट। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज जो है वो कैलकुलेट की जाती है, राइट। और आगे की बात करें, इस पूरे कंसेप्ट को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो प्रोफेसर कंचन गुप्ता कमिटी के द्वारा डेवलप किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कंचन गुप्ता कमिटी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, तो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2006 में जो है वो लाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज के लिए जो है वो मतलब एक रेगुलेशन लाने के लिए कहा था कि ऐसी कुछ चीज लाई जाए जिसके चलते अगर जब भी फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है, यानी कि एक लैंड को डाइवर्ट किया जाता है, वहां पर दूसरी रेसिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी अगर वहां पर की जाती है फॉरेस्ट एरिया को काट के, तो वो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कितना पैसा चुकाएगी, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो चीज कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि जिस फॉरेस्ट को काटा है उस फॉरेस्ट से कितना मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता था, उस चीज को देखते हुए। तो उसके पीछे काफी कैलकुलेशन होता है दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर एट ऑल, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये कमिटी का नाम याद रखना और ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना कि एनपीवी एक्जैक्टली होता क्या है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर होगी और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। आज आप लोगों के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है। एंड रही बात इस लेक्चर के पीडीएफ्स की, तो गाइस इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेडी टू रीड नोट्स मिलेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर लेक्चर को डेली सुनना है, सुनने के बाद आप अपना जनरल स्टडीज का टॉपिक्स कवर कीजिए और आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसको सिर्फ आपका यही काम होगा कि जब जब आपको नोट्स मिल रहे हैं तब तब आपको तुरंत उस नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे आज अगर आप देख रहे हो ये लेक्चर, आज आपके पास नोट्स आ चुका होगा, सुबह 6 बजे नोट्स आपके पास डिलीवर हो जाते हैं, तो आप लेक्चर देख रहे हो, आपके पास नोट्स आ चुके हैं, बट आप लेक्चर देखने के बाद नोट्स को मत देखना। लेक्चर देखने के बाद आप पीडीएफ को कब देखेंगे, रात में खाना खाने के बाद, तो आपका पहला रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं आपको ये पीडीएफ देता हूं 7वें दिन, यानी कि संडे के दिन, तो संडे के दिन आपका वीकली रिवीजन हो जाता है, क्योंकि संडे के दिन एक कंपाइलेशन आता है, पूरे हफ्ते की पीडीएफ जो होती है वो एक ही सिंगल
कॉपी में हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कंपाइलेशन होता है। ऐसे ही सेम मंथली कंपाइलेशन भी होता है, आपके मंथली रिवीजन के लिए। और अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, ये मान के चलो आप करीब कुछ नहीं तो 5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो क्रॉस कर जाते हो, यानी कि इस एग्जाम के अंदर 5-6 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो पीछे छोड़ देते हो। आप टॉप 10,000 की लिस्ट में आ जाते हो। टॉप 10,000 की जो लिस्ट है वही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्रैक कर जाओगे अगर आप टॉप 10,000 में आ गए। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आपको जो है वो आप का प्रीलिम्स जो है वो निकल सकता है। बट हाँ, स्टेट सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक उनकी एनुअल करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, कोई भी फेमस किसी भी बुक स्टोर के पास चले जाओ, एनुअल करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है सिर्फ उसी स्टेट की, वही आप पढ़ो। बाकी पूरा आपका यहाँ पे कवर किया जाता है। और ना ही सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करते हैं, आपने देखा है कि कई बार काफी सारे स्टैटिक पोर्शन के जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी पूरे कवर कर लेते हैं, राइट। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी मिनिमम रखी गई है, न्यूज़पेपर के रेट से भी काफी कम है। कॉस्ट कम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मार्केट रेट भी देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या है। और दूसरी बात, आप मेरी मेहनत को देखते हुए आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक लगे आप वो इस चैनल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम कॉस्ट स्पेशली वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, राइट। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि आप ही के कंट्रीब्यूशन से मेरा सर्वाइवल चलता है, क्योंकि मेरी जॉब तो यही है, मैं यही जॉब करता हूँ, और आप मेरे एम्प्लॉयर्स हो जो मुझे सर एम्प्लॉयमेंट जो है वो देते हो एक प्रकार से, राइट। और साथ ही साथ इतना ही नहीं मिलता आपको इस मंथली पैकेज, जब आप लेते हो तो आपको साथ ही साथ प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मैगजीन भी मिलती है, क्योंकि डेली के लेक्चर्स के जो पेजेस होते हैं पीडीएफ के, वो करीब कभी 40 होते हैं, कभी 50 होते हैं, ऑन एन एवरेज 40 तो होते ही हैं। तो वो प्रिंट कराना जो होता है वो काफी अच्छा नहीं होता, यानी कि कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होता। तो आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी पड़े तो उसके लिए ये प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन आपको दी जाती है, जो कि काफी कम पेजेस में होती है। कोशिश की जाती है मिनिमम 100 पेजेस में आपको मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम 100 पेजेस में मिल जाए, सॉरी। और मतलब 118-120 पेजेस की होती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगस्त मंथ की जो थी वो 118 से लेकर 121 पेजेस की थी, और इंग्लिश हिंदी अलग अलग में ये मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। और मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ ये कॉस्ट है इसकी, इस पूरे मंथली पैकेज की पर मंथ का ये कॉस्ट है। और अगर आप जैन से जुलाई तक की पूरी मैगजीन लेना चाहते हैं तो एक वीडियो नीचे है जिसमें आपको इस जो अगस्त की पिछले महीने की जो मैगजीन है उसका आपको सैंपल भी दिखाई दे दिया जाएगा, और आप ये ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो मात्र 300 रुपए, सिर्फ 300 रुपीज में आपको 7 महीने का पूरा करंट अफेयर्स का हाई क्वालिटी डेटा जो है वो मिल जाएगा। बट आप नीचे इसके डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो आपको इसका एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो की लिंक के थ्रू आप पूरी प्रोसीजर समझ लीजिए, पूरी चीज समझ लीजिए क्या क्या किस प्रकार से आपको वहां पर मिलेगा, तो उसके बाद जो है वो आप परचेज कर लीजिएगा। और आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक का परचेज भी जो है वो कर सकते हैं। जुलाई तक जो है वो टोटल 300 रुपीज है, उसके बाद अगस्त से 100 रुपीज पर मंथ का इसका ये कॉस्ट है, राइट। चलो एनीवेज ये वाली बात हो गई। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से टेलीग्राम का चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।